देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको अक्सर मैं बताता हूं कि मुल्क और बैरून मुल्क में वो उभरता हुआ सितारा जिसकी ज़रूरत इंसानियत को बचाने, मानवता को बचाने के लिए है। मैं ऐसे तमाम उभरते हुए नौजवानों को आपसे रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। आपको याद होगा मैंने एक ऐसे गायकार का परिचय आपसे कराया था जो सूफीज़्म पर दुनिया के 25 ज़ुबानों पर जिसने गाना गाया था। इंसानियत की बका, सलामती, मानवता की रक्षा के लिए उसने इस गाने को समर्पित किया था। शायद याद ना हो, भूलने की तो बीमारी हम लोगों की पुरानी है। लेकिन इस वक्त जो चेहरे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी उभरता हुआ नौजवान है। मैं मुख्तसर सा परिचय कराऊंगा। नाम तो इनका सैयद सलीम अलवी है। ऐसे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला के हैं। ये बिल्कुल उभरते हुए सितारे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात है कि सूफीज़्म और पत्रकार और लेखक भी हैं। सूफीज़्म इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों का अपना एक नेचर होता है। लिखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनका कलम अलग अलग तरह से चलता है। इनका कलम जब भी उठता है तो वो सूफियों संतों के उस रास्ते पर, जिस रास्ते को इस मुल्क ने तस्लीम भी किया और बल्कि इस मुल्क को तक़वियत वहीं से मिली है। कहा जाता है सूफ़ी संतों का देश है भारत। सबसे बड़ी बात है कि ये रूरल जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा भी कर रखा है इन्होंने, और इनकी लेखनी में दबे कुचले पसमानदा लोगों की आवाज़ होती है और उन्हीं की लड़ाई ये लड़ते रहते हैं। लेखन में बड़ी रुचि है और ये रुचि इनको कहाँ तक ले जाएगी तो आपकी दुआ से ये पता चलेगा कि आपकी कितनी दुआ इनको मिलती है। लेकिन एक किताब मेरे हाथ में है, आप इसको देखेंगे। ये किताब है, इसका नाम है द मॉब लिंचिंग, समस्या और समाधान। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, द मॉब लिंचिंग, समस्या और समाधान है। और लेखक आपके सामने ये हैं। पता नहीं आप क्या समझ रहे होंगे, मैं मुख्तसर सा परिचय कराया हूँ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आते हैं। बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, चेहरे से आप समझ रहे होंगे। मैं जानने की कोशिश करूँगा। आज बड़ी मेहनत से स्टूडियो आए हैं ये। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के आए, और आपने आज इतनी मसरूफ़ियत में भी देश की सच्चाई के स्टूडियो में वक्त दिया। इसके लिए मैं आपका अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम साहब, एकदम सीधा सा सवाल आपसे मैं करूँगा। मुल्क के हालात तो आप देख रहे हैं, ऐसे में ये द मॉब लिंचिंग, समस्या और समाधान, कहाँ से आपके मन में आया कि इस तरह की किताब लिखी जानी चाहिए? सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे और मुझे नाचीज़ का जो आपने तारुफ कराया है, ये आपका बड़प्पन है सर। अभी मुख्तसर कराया हूँ जी, ये आपका बड़प्पन है सर। जैसा कि आप ने लगातार कवरेज भी की है और हम लोग देखते हैं कि आप लगातार ऐसे मुद्दे भी सर उठाते रहे हैं। मॉब लिंचिंग जो कि देश के लिए एक महामारी का रूप ले चुकी है, और अगर रिकॉर्ड देखे जाएंगे तब भी सर हमें पता लगेगा, और अगर सर हम सच्चाई ऑन द स्पॉट देखेंगे तब भी हमें लगेगा सर कि कहीं ना कहीं से मॉब लिंचिंग एक महामारी है। और इसकी जद में न केवल कोई एक तबका बल्कि कहीं ना कहीं दबे कुचले व लाचार बेबस गरीब ही नहीं बल्कि सर सोचने पर यहाँ पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि इसमें पुलिस के आला अधिकारी भी इसका शिकार हो जाया करते हैं। हुए हैं जी। तो सर कहीं ना कहीं से जब पुलिस के आला अधिकारी सर इस बीमारी से नहीं बच पा रहे हैं, और ये भीड़, बेकाबू भीड़ जो खुद ही फैसला करने लगी है, तो सर इसीलिए ज़रूरी था। और आपने अभी पहले भी कहा कि भूलने की बीमारी हम लोगों को है, तो हमने कोशिश की है कि लोग जो अतीत में घटनाएं घटी हैं वो हक घटनाएं हैं, वो सच पे आधारित हैं, वो कोई कहानी, कोई किस्सा नहीं है। तो लोग उनको याद करें और लोग दो बातें रखें सर कि ये मॉब लिंचिंग होती क्यों है, समस्या की जड़ क्या है और इसका समाधान क्या होगा। क्योंकि ये मुल्क हम लोगों का है, और मुल्क में अगर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी तो फिर गिरायुद्ध के भी आसार हैं, और इसमें मुल्क की तरक्की की बजाय सर मुल्क जो है वो विनाश की ओर जाएगा। क्योंकि एक नाहक किसी इंसान का कत्ल आलम इंसानियत का कत्ल कहा जाता है। और आप बेशक, हाँ, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। भीड़ को ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दी है कि वो खुद फैसला ले ले। यहाँ तक कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें से अधिकतर तो सर निर्दोष व्यक्तियों की जान गई है।
यहाँ तक कि इससे बढ़कर मैं बात कहना चाहूँगा, अगर वो दोषी भी होते तो उसके तो भी भीड़ को हक नहीं है ये। तब भी सर भीड़ को ये हक नहीं। अगर वो दोषी भी होते, उन्होंने वो दोष किया होता, तो तब भी उसके लिए सर देश में कानून है, कानून जो भी फैसला देता वो उनको मानना पड़ता। ना कि भीड़ को ये हक नहीं, मुझे हक नहीं कि सर मैं किसी को, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, फैसला लेने का हक आपका जो लीगल प्रोसेस है उसमें आप जाएं, या फिर सामाजिक पर पंचायती जो भी तरीका है, लेकिन भीड़ जमा हो और किसी भी व्यक्ति को इतना मारे कि आखिरकार वो मर जाए, ये प्रचलन रुकना चाहिए। सर अंग्रेजी में एक कहावत है कि मॉब इज़ द मदर ऑफ टायरेंट्स। तो सर मॉब इज द मदर ऑफ टायरेंट्स, टायरेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायरेंट्स? जी सर, जिसके सर माने हैं कि सर भीड़ जो होती है सर, वो सर कहीं ना कहीं हिंसा की जननी हुआ करती है। तो सर कहीं ना कहीं से भीड़, और सर इसका जो कारण रहा है कि आप हेड स्पीच देखिए लगातार मुल्क में, जो जिसके जो मन में बात मैं रोक कर दर्शकों के लिए ज़रूरी है कि हेड स्पीच तो इशू है, ये जो भीड़ तंत्र जो है, जो इस मॉब जमा होती है और किसी को पर अटैक करती है, ये मामला रुकता नहीं है। वहाँ पर जिस व्यक्ति की हत्या होती है, केवल उस व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, उसके कुंबे के लोग उस वीडियोज़ को जब जब देखते हैं और उसमें जितनी तस्वीरें दिखती हैं, उसको देखकर उसका खून खौलता जो नेचुरल है और फिर बदले की भावना सुलगती है, तो जाहिर सी बात है ये तो मामला आगे। वही बात सर मैंने बताया कि सर लिंचिंग किसी की हुई। अब सर लिंचिंग करने वाले, सबसे पहले तो अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। आप सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको देखिए, आप अपने मजहब इस्लाम के सिद्धांत जो हैं उनको देखिए। कोई भी धर्म अपराध को कहीं स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा तबका है वो जज्बात में आके जिस धर्म। साहब एक बात बताऊं, हम लोग कहते हैं कि मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता, मज़हब उसकी इजाज़त नहीं देता, अमन की बात करता है, सलामती की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, और एक शेर भी सुनाते हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन ये जितने लिंचिंग हुए हैं, एक इनडायरेक्टली सबका ताल्लुक मज़हब से बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, या फिर मज़हब के नाम पर। बिल्कुल सर, आप सर, और सर सबसे ज़्यादा सर जो है दुर्भाग्य रहा है हम लोगों का, वो ये रहा है कि जय श्री राम जैसे पवित्र नारे को लेकर सर लिंचिंग की गई है। आप बताइए ये सनातन धर्म के किस सिद्धांत को फॉलो करता है? एक लिंचिंग सर एक शख्स को काफिर कहने पर हुई है। एक हिंदू शख्स, शायद राहुल राजपूत का सर मैं जिक्र कर रहा हूँ, और अंकित सक्सेना की सर लिंचिंग हुई थी। उसको काफिर कहा गया क्योंकि उसका सर कोई प्रेम संबंध था। मैंने पहले भी आपके चैनल पे सर कहा है कि अगर दोषी भी है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए कोर्ट है, अदालत के लिए कोर्ट है सर। अगर उसने किया था सर तो आप उसके ऊपर सर आप लीगल कार्रवाई करवाते हैं। एक बात और बीच में काटूं कि सलीम साहब ने, नहीं आप फ्रेम में ही रहें, सलीम साहब, मैं पहले मुबारकबाद आपको नहीं दे सका, और मैं अपने व्यूवर को ये बताता चलूं, किताब तो ये उपलब्ध है मार्केट में, इसका नाम देख लें, द मॉब लिंचिंग समस्या और समाधान, जो इन्होंने लिखा। ये नौजवान जो बैठे हैं हमारे सामने, अल्लाह इनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, और ये ताकत, ये हिम्मत भी दे। इन्होंने बड़ी इंसाफ के साथ लिखा है। इसमें सिर्फ मुस्लिम के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसका जिक्र नहीं किया, बल्कि मुल्क में जितनी घटनाएं घटी हैं सबका तकरीबन जिक्र किया, चाहे वो किसी के साथ हो। ये इसके लिए आपको बधाई सर। तो अंकित सक्सेना से आप, अंकित सक्सेना का सर जो मसला हुआ उसमें सर उनको काफिर कहा गया। मारने वाले लोगों में सर मुस्लिम थे, लेकिन मैंने पहले भी सर अभी बता दिया है कि सर अपराधी का धर्म नहीं होता, मजहब से ना जोड़ा जाए। और आपने भी सर जो बात रखी कि ये वाकई में, लेकिन घटनाएं जो हुई हैं वो मजहब के ही आधार पे हुई हैं। जय श्री राम का नारा लगाया गया है, या तबरेज़ अंसारी पर चोरी के शक में सर एक खंभे से बांधकर उसको पीटा जाता है। उसके बाद सर लेकिन पीटने वाले कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बातें आई। जी जी, आप कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ, जय श्री राम। अफराजुल की हत्या जब हुई राजस्थान में, तो वो निजी लेन देन का मामला था, और वो मजदूर था, अफराजुल बंगाल का रहने वाला था, और उसकी हत्या होने के बाद पेट्रोल से उसको जला दिया जाता, और जलाने वाला हिंदू हृदय सम्राट बनता घूम रहा। जी सर, सर अलीमुद्दीन अंसारी का मसला झारखंड में आया। अब सर दिक्कत यहाँ पे है कि एक तो लिंचिंग कर दी गई, दूसरा सर जब लिंचिंग के जो अपराधी थे जब वो छूट कर आते हैं तो मालाओं के साथ उनका स्वागत होता है। इस तरीके कौन बनाया जाता है? सर अगर इस तरीके से नफरत फैलाने वालों को, ये मुल्क तो हमेशा से मोहब्बत बांटने वालों को आइकॉन बनाता था, और यही सर यही प्रक्रिया भी इंसानियत की है, जो मोहब्बत बांटे। जैसे आप सर काम कर रहे हैं, आप हमारे आइकॉन हैं,
ना कि सर जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो हमारे आइकॉन नहीं हो सकते। अब सर अब देख, केंद्रीय मंत्री के जैसे एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर नफ़रत फैलाने वाले को, लिंचिंग करने वाले लोगों को अगर फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, तो सर देश की दिशा और दशा जो है सर, वो कहीं ना कहीं से हम जैसे लोगों को सर लिखने पे मजबूर करेगी। हम जैसे लोगों को सर सोचने पे मजबूर करती हैं सब बातें कि आप मंत्री होकर सर इस लिंचिंग के जो अपराधी हैं सर, उनको आप मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। आप अगर उनके हितैषी होते तो आप उनको समझाते, आप उनको डांटते। अगर आप उनके हितैषी होते, किसी की गलती पे देश के हितैषी होते, या अगर देश के हितैषी होते, क्योंकि सर लिंचिंग जिसकी हुई मुसलमान नहीं, वो पहले भारतीय है, वो इस देश का नागरिक है, हिंदू है, वो इस देश का नागरिक है। अगर ऐसे ही भीड़ एक जगह जमा होकर के किसी शख्स की जान ले लेगी तो वो मुसलमान बाद में मरेगा, पहले एक हिंदुस्तानी मर रहा है सर, और इंसान मर रहा है, एक इंसान मर रहा है, एक इंसानियत का कत्ल है। इस तरीके से सोचना होगा, सरकारों को सख्त से सख्त कानून लाना होगा। इस मसले पर आज तक कानून हम नहीं बना पाए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान की जान साहब जानवरों की जान से ज़्यादा कीमती है। हमें समझना होगा। हमें आप लगातार देखिए, राजस्थान में गौ रक्षा के नाम पर मानव हत्या की गई है, रिकॉर्ड्स हैं, इसके आंकड़े हैं। उसके बावजूद सर और उसमें अधिकतर ऐसे मामले हैं, मैं आपसे बता दूं कि गौरक्षा के जो लोग गौरक्षा के नाम पर गाय की रक्षा का दावा करते हैं, वही लोग गौ तस्करी बड़े पैमाने पर राजस्थान में उन्होंने की। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था उत्तर प्रदेश की एक रैली में कि ये गौरक्षा के नाम पे जो ड्रामा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहीं रुक गए, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सके। देश इंतज़ार कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी को आगे भी कुछ शब्द और कहने चाहिए। मुल्क के हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं, अविश्वास का जो वातावरण बन रहा है, और भीड़ ऑन द स्पॉट जज का रूप जो धारण कर रही है, जज भी ऐसा फैसला कभी नहीं सुनाएगा जो भीड़ सुना रही है, और जिस तरह से मामले हो रहे हैं, ये कहीं से भी देश के लिए, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, बाराबंकी के ही रहने वाले हैं, और सलीम अलवी साहब के बारे में आपको बता रहा हूँ, बाराबंकी के रहने वाले हैं, और बाराबंकी में ही देवा शरीफ है। जब आप जाएंगे देवा शरीफ और वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, तो देखेंगे कि इंसानियत का दर्स वहाँ सूफ़ियों ने कैसे दिया। सूफीज़्म से इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ, जब आप मुताला कर रहे थे, डेटा जमा कर रहे थे, आप भी तो मुसलमान हैं जी, कभी मन में वो जज्बात तो नहीं भड़का इन तमाम डेटा को जब आपने कलेक्ट किया? हाफिज़ जुनैद के घर गए, आप पहलू खां के घर गए, आप उत्तर प्रदेश में कई जगह पर आप गए जहाँ जहाँ भी लिंचिंग्स हुई है, वो सब डेटा आपने कलेक्ट किया। कई सोशल वर्कर से आप मिले, उनके ख़यालात को आपने कलमबंद किया। कुछ पॉलिटिशियन से भी आप मिले, उनके ख़यालात को भी आपने, मैंने रफली किताब के आपको एक नज़र मारा, मुझे लगा आपने मेहनत इसमें की है। कभी जज्बाती तो नहीं हुई आपके, ये तो यार बड़ा गलत हो रहा है? नहीं सर, हमने पहले भी सर बताया आपसे कि जहाँ गलत हुआ है हमने सर लिखा है, और सर हम बोलते हैं, क्योंकि सर और दूसरा सर जैसे आपने कहा सर जज्बात नहीं, सर लड़ाई हमारी मुल्क से नहीं है, लड़ाई हमारी सरकार से नहीं है, लड़ाई हमारी सर गलत करने वालों से है। लड़ाई हिंदुओं से है क्या? नहीं सर, मैंने पहले बताया सर, हमारी सरकार से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी एक खास विशेष तबके से नहीं, जात पंथ समुदाय से नहीं है, हर उस शख्स से सर है जो गलत पे है। यहाँ तक कि अगर वो अपने बीच का भी होगा, और सर अगर वो गलत रास्ते पे होगा, तो सर हम उसको भी कोट करेंगे। हमने सर बताया नहीं कि इस किताब में सर अंकित सक्सेना को या राहुल राजपूत को मारने वाले मुसलमान थे, मैंने बाय नेम सर उन अपराधियों का जिक्र किया है। अब सर आप यहाँ से, इसके लिए तो मैं आपको स्पेशली बधाई दूंगा। बहुत कम लेखक ऐसे हैं जो ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि अपने समाज के उन अपराधियों को भी चिन्हित किया जाए, जो हमारे बीच रहते हैं, हमारे दस्तरखान पर खाते हैं, और वो भी अगर वही हरकत करते हैं, और अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इस गलत का बढ़ावा भी है। केवल विरोध करने से मसला नहीं होगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। जी सर। तो सर जज्बात सर कहीं से नहीं है, और सर आपने बताया सूफीज़्म से ताल्लुक़ है। सर देश सूफी संतों का देश रहा है भारत, और अगर आप तारीख देखेंगे ख्वाजा हिंद से लेकर अजमेर शरीफ से लेकर और देवा शरीफ तक, तो हमने हमेशा से मोहब्बत ही का दर्स दिया है। और सर उसके बदले में सर आज देखिए उनका नाम सर कैसे चमक रहा है। और हमारे यहाँ पर और सरकार वारिस पाक अलैहिर्रहमा का सर एक कौल भी है कि ये सुना सुना सबसे मोहब्बत करो, और ख्वाजा साहब का भी यही फरमान है कि मोहब्बत सभी से, नफ़रत किसी से नहीं। हम मजहबी बेस पर सर नफ़रत नहीं करते, हम गलत
हक और बातिल के बेस पे सर नफरत करते हैं। बातिल अगर ताकतवर भी है, बातिल अगर सर मुसलमान भी है, तो सर हमने करबला के मैदान से ये पैगाम लिया है कि बाप अगर सहाबी भी है, माँ अगर सहाबिया भी है, अगर आपका ख़ानदान सहाबी भी है, तब भी सरकार इमाम आली मकाम ने ये दर्स दे दिया है कि तब भी आप यजीद अगर सहाबी का भी बेटा है सर, तो उसके खिलाफ़ आपको आना पड़ेगा। हम उसके खिलाफ़ मैदान में आएंगे। हम बैकग्राउंड देखकर सर फैसला नहीं करते हैं, हम हक और बातिल का सर रास्ता देखकर फैसला करते हैं कि आप हक की तरफ हैं या बातिल की तरफ हैं। बातिल कितना भी ताकतवर हो सर, हक को नहीं दबा सकता है। कम लोग हिम्मत करते हैं इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना जो आप कर रहे हैं। जी सर। और सर मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, आपने सर ये अशार भी सुना है। तो सर हम लोग हमेशा से हक और बातिल की सर जो लड़ाई है लड़ेंगे। और सर हम लोग आपको भी लगातार देखते रहते हैं और दिल को खुशी होती है कि आप जैसे लोग हमारे सरपरस्तों में हैं सर। और काफ़ी हद तक आप ही जैसे लोगों से सर अगर मैं सच कहूँ तो ये हौसला मिलता है। इस्माइल बाटलीवाला साहब मुंबई में, और सर बड़े पैमाने पे सर जिस स्तर पर सर मेरे साथ, और जो सर सबसे बड़ी किसी शख्स की मदद होती है वो सर होती है बेहतर रास्ता दिखाना। आज के दौर में सर, इस दौर में किसी की हेल्प कर देना, आर्थिक स्थिति से भी सर ज़्यादा, अगर किसी आर्थिक मदद से ज़्यादा सर बड़ी मदद मैं मानता हूँ तो सर वो होता है उसको एक सही रास्ता दिखाना। थोड़ी देर के लिए सर कड़वा लगता है, लेकिन वो आपके हक़ में बेहतर होता है, क्योंकि आपको तजुर्बा है इस लाइन का, आपको तजुर्बा है, आपने सर दिन रात मेहनत की है, आपने खुद मॉब लिंचिंग जैसी कई घटनाओं को कवरेज किया है। आप जानते हैं कि लिंचिंग जैसी घटनाएं देश में बढ़ी क्यों हैं। हमारा आरोप बीजेपी पर नहीं है, लेकिन सर हमारा आरोप यह है कि अगर वही सरकार 3 तलाक जैसे मुद्दे पर कानून ला सकती है, तो सर वही सरकार जहां पर पूर्ण रूप से सर बहुमत में वो सरकार केंद्र में भी है और सर कई राज्यों की सरकार कई राज्यों में भी है, तो सर लिंचिंग जैसे मुद्दे पर भी उसको कानून लाना चाहिए। चलिए, आपने सरकार की बात की तो एक सवाल, विपक्ष में जो लीडरान हैं, जितनी पार्टियां हैं, हालांकि पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, लेकिन आपसे चूंकि आपकी उम्र कम है, मैं देखना चाहता हूं मैच्योरिटी कितनी है। विपक्ष में जो पार्टियां हैं तमाम, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको लगता है कि इन तमाम दिनों में जब से ये सिलसिला शुरू हुआ मॉब लिंचिंग का, पॉजिटिव इनका रोल रहा है क्या? इन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया है क्या? सर इस मामलों में अगर मैं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा सर। ये काम करते तो सर इस किताब की ज़रूरत न पड़ती। सही मायनों में अगर देखा जाए, अगर सर वो ज़मीनी स्तर पे सर काम करते, क्योंकि लगातार आप देखिए सर, जहाँ पे काम सुई का है आप तलवार नहीं चला सकते। आपको सर बुखार की बीमारी है, आप सर दर्द की दवा नहीं खा सकते सर, पथरी की दवा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन लोगों ने सर क्या किया है कि लिंचिंग जैसी घटनाओं पर कहीं ना कहीं से खुद की सर फेम हासिल की है और सर शोहरत हासिल की है। मुद्दा में मेरे सर सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मैं मानता हूँ कि जैसे सर जहाँ पे घटनाएं घटी हैं, फ़ौरन वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ से वापस चले आकर फ़ोटो खिंचाकर मसले का हल नहीं होने वाला। अब मैं रोकता हूँ एक बात, मैं दर्शकों को बीच बीच में बताना पड़ता है। आप पूछ रहे थे कि आपने बहुत कवर किया, मैं एक बात बताऊँ, आप तो हिम्मत वाले हो। मैं मॉब लिंचिंग में अगर ऑन द स्पॉट 2 जगह मैं गया हूँ, दोनों जगह मैं खुद रोने लगा हूँ दृश्य को देखकर, और फिर हम उस वक्त बोलने की स्थिति में नहीं हो पाते, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन बाद में मैं गया बिहार में दलसिंह सराय में खलील रिजवी नाम के एक शख्स की मॉब लिंचिंग हुई। अभी बहुत कम दिनों की घटना है, वो इद्दत अभी पूरी नहीं हुई है उनकी, खलील रिजवी की अहलिया का। तो मैं घर गया हुआ था, तो चूँकि वो इद्दत में थी मिल नहीं सकता था, लेकिन जो पूरे हालात का जायज़ा लिया तो पता चला कि क्या आपने क्या पर आए। तमाम लीडरान आए, मैं फिर नाम किसका किसका लूँ, हमारी पार्टी कहे जाने वाले MIM के 5 MLA भी वहाँ गए, अख्तरुल ईमान साहब भी गए, लेकिन एक पैसे की मदद और कानूनी मदद नहीं हुई। अब तक खलील रिजवी की मोटरसाइकिल और जो फाइल और बैग था वो बरामद पुलिस ने नहीं किया। अब ये कितनी बड़ी बात है कि मोटरसाइकिल पुलिस ने ना बरामद किया और ना ये बताया कि वो हुआ क्या, ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया। ये हो गई। हाफिज जुनैद को अब तक इंसाफ नहीं मिला, बल्लभगढ़ 5 साल पूरे हो गए हैं। और मैं क्या बताऊं, 3 और जगह हैं। सच्चाई यह है कि सिर्फ सियासत, तस्वीर खिंचा लेना, चंदा कर लेना, लोगों के आंखों में धूल झोंक देना, मसले का दायमी हल क्या है ये बताइए। सर ज़मीनी स्तर पे उनको काम करना चाहिए था। वहाँ पे सर भाषण दे के चले आने से काम नहीं बनता। आप
और कानूनी मदद आपको लेनी पड़ेगी। कानून से ऊपर आप नहीं हो जाएंगे। और कानून और इस देश का संविधान की आप बात करते हैं, संविधान ने आपको किसने रोका है सर आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए? फिर आप कहेंगे कोर्ट फैसला नहीं करता है। कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर फैसला करता है। या तो आपके पास, हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हम साक्ष्य जुटाने में नहीं लगते हैं जी, अपनी साख बनाने में लग जाते हैं, वहीं हमारा केस कमज़ोर होता है। वही हमारा केस सर कमज़ोर हो जाता है। इस्माइल बाटलीवाला साहब या और भी दीगर मिशन के लिए काम करने वाले लोग अक्सर एक बात कहा करते हैं सर कि मुसलमान मुकदमे जो हारता है साहब, वो मुकदमे अपनी ही गलतियों की वजह से हारा करता है। और वरना सर कोर्ट कभी भी अपने मन से फैसला नहीं करती। उस पर इल्ज़ाम लगाना, संविधान पे इल्ज़ाम लगाना, ये सब चीज़ें गलत हैं। हमें खुद को जवाब देना चाहिए कि हमने क्या किया है। जुनैद दानिश के घर अगर हम गए हैं तो हमने वहाँ से तस्वीरें उनकी माँ के साथ खिंचाई हैं, 2-4 आंसू गिरा लिए हैं कि सर हमने उनसे कागज़ मांगे हैं, हमने उनके वकील से कोई बात की है, हमने उनके वकील की कोई फाइनेंशियली हेल्प की है। और उनकी तरफ से, हाफिज़ जुनैद के घर की तरफ से हमने वकील को कहा है कि आप केस लड़िए, उसका फाइनेंस हम करेंगे। अब सर जितने भी लिंचिंग हुई है सब गरीब परिवार से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपना सर जीवन यापन कर लें, वही बहुत है। ऐसे लोगों के केस सर जो लोग दावा करते हैं कि ये वहाँ पे गए हैं, फला पार्टी के अध्यक्ष गए हैं, फला पार्टी के सांसद गए हैं, विधायक गए हैं। एक और बात, आपने हाफिज़ जुनैद का नाम लिया, 10 लाख रुपया वहाँ के स्थानीय सांसद ने ऐलान किया था कि मैं दूंगा, नहीं दिया गया। सरकार ने वायदा किया था, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने वायदा किया था कि शायद 50 लाख या 25 लाख रुपया, नहीं मिला है। ठीक है, वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया था, नहीं मिला है। मैं ये बात बता रहा हूँ, खलील रिजवी के घर में जब गया था तो वहाँ भी पता चला कि सिर्फ स्थानीय विधायक, चूँकि वो जेडीयू के नेता भी थे खलील रिजवी, तो स्थानीय विधायक ने 2 लाख रुपए की मदद की है। बाकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ना आप आर्थिक मदद कर रहे हैं, ना सामाजिक, ना राजनीतिक और ना कानूनी। कैसे लड़ाई जीती जाएगी? बड़ी समस्या है। बहरहाल वक्त की किल्लत है। और सलीम साहब आपसे मैं राब्ते में, सालिम अलवी साहब मैं राब्ते में रहूँगा। ये सालिम अलवी साहब को आप लोग की दुआ की भी ज़रूरत है, ऐसे नौजवानों को सबकी दुआ की ज़रूरत है। और सुनिए, जो अहले सरवत हैं उनसे मैं अक्सर कहता हूँ, ज़रा कान को खोल कर रखिए, जहन को कुशादा कीजिए। हम बहुत लोगों की मदद करते हैं, लेकिन पता नहीं वो मदद जो आपके मन में, दिल में है, वो हो पाता है कि नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। लूटने वाले कुछ हैं जो आपके मदद को भी लूट कर चले जाते हैं। आप ज़रा सा दिमाग को और दिल को और कान को, सबको एकदम खोल के जब मदद करने का इरादा हो तो ये ज़रूर देखें कि कहाँ किया जाए, किसको ज़रूरत है। ऐसे लेखक को भी मदद की ज़रूरत है, हालांकि सालिम ने कभी कहा नहीं हमसे, लेकिन मुझे लगता है ऐसे नौजवानों को भी आप में से जो लोग इस लायक हैं, बुलाएं, पूछें, इनकी सलाहियत को ज़रा सा नापें, तोलें, देखें क्या ये और कुछ मुल्क के लिए आगे कर सकता है। क्या ऐसा नौजवान, चूँकि उम्र कम है, हमसे बहुत छोटे हैं ये, तो इसलिए मैं ये इस बात को कह रहा हूँ। और मेरी तरफ से दुआ भी है और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जिस लायक भी हूँ उसमें मैं तो पीछे नहीं हटूँगा। और आप इस काम को बिल्कुल कीजिए। और जो पैटर्न आपने पकड़ा है, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और ये जो सूफ़ी संतों का देश कहा जाता है, कैसे प्यार, मोहब्बत, भाईचारे को ज़्यादा बनाया जाए और मॉब लिंचिंग जैसी दूसरी और बीमारियों से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इस पर काम की ज़रूरत है। और काम तो ज़मीन पर होगा, सो ज़मीन पर काम किया जाए। आपको लगता है ना कि काम कम हो रहा, अफवाह हल्ला ज़्यादा? सर यही चल ही रहा है सर। मैंने बताया सर आपसे पहले ही कि अगर सर काम हुआ होता तो सर ये किताब की ज़रूरत न पड़ती। मैं सर बाराबंकी से आज आपके बीच में सर, ये आपका बड़प्पन है कि आपने सर बड़े कीमती वक्त में से सर मैं आज सुबह से आपके साथ रहा हूँ। और जो मैंने देखा है वाकई में सर मैं खुद दंग हूँ और कहीं ना कहीं से मेरे हौसले को सर एक नई उड़ान मिली है। आपको भी लग रहा खूब दौड़ना चाहिए, सुबह से दौड़ रहे हैं? अच्छा जी सर, लेकिन सर दौड़ने से सर ज़्यादा ज़रूरी है कि सर किस दिशा में आप दौड़ रहे हैं। ठीक है, किस दिशा आने वेल मैनेजमेंट। सुबह से मेरे साथ हैं सालिम साहब, ये कह रहे हैं कि मैं तो हैरान हूँ कि आप इस तरह से कैसे मैनेज करते हैं। और बहरहाल मैं तो हैरान हूँ कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटा कैसे काम करते हैं। काम तो करना ही पड़ेगा देश में, और चुनौतियाँ बहुत हैं, हमको लगता है, और अपनों से भी है और गैरों से भी है, मुल्क के उन नासमझ लोगों से है। तो हमको तो इन चुनौतियों का सामना करना है। सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ सर मैं अपनों में ही मानूंगा, क्योंकि सर एक
अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वो सर बाहर सर गैर तो सर वैसे भी आप उनको गैर ही कहेंगे सर। जो अपनों का टैग लिए फिरते हैं सर, उनसे हमारी चुनौतियां हैं। और अपनी कौम से सर मैं आपके माध्यम से, आपको हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं, आपकी अपनी एक अलग पहचान है। आपके चैनल पे आने के बाद सर हर शख्स मोतबर हो जाया करता है। तो सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सर कि जज्बाती ना बने लोग। किसी भी बात को लेकर सर कोई ये कह दे कि कौवा कान ले गया है तो सर उड़ा ना करें। आज कहीं ना कहीं से हमारी कौम में सर ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है सर। आप सोशल मीडिया पे देखिए, तहकीकाती सोच नहीं है, जज्बाती तहकीक नहीं हो पाती सर, किसी भी प्रकार की सर कोई तहकीक नहीं है। अगर मेरा भी खुदा ना खास्ता था इतनी बड़ी किताब सर मैंने लिखी है, बैनर बड़ा है सर, किताब बड़ी ना हो, मुद्दा बड़ा है मॉब लिंचिंग। और सर अगर वही लोग जो सर मुझे आज इनकलाबी और न जाने क्या क्या कहते हैं या कहेंगे, कल अगर सर कोई मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला निकल जाए जो बीजेपी के हक़ में हो जाए, या कहीं से मैं नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हक में होता नहीं है, ये भी एक सोच है। बड़ी अच्छी बात आपने उठा दी, मैं रोक रहा हूँ, मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपनों को चुभने लगती हैं। जब सच बोलेंगे वो तो कड़वा है सच, तो लोग उसके मीनिंग निकालते हैं कि ये तो मोदी जी की हिमायत में बोल रहे हैं। मतलब आपको मीठी मीठी चीज़ अच्छी लगती है, ये सोच त्यागना होगा। आपको कड़वा घोट पीना ही पड़ेगा क्योंकि बीमारी हमें है। लेकिन सर वही मैं बता रहा हूँ सर कि जो शख्स आज तक इनकलाबी था वो कल सर फिर वो आरएसएस का एजेंट हो जाएगा, बीजेपी का एजेंट हो जाएगा बगैर तहकीक के। सर हमारी कौम जो आज हमको फेसबुक पे अच्छा लिख के शेयर करती है सर, 1 मिनट में सर वो शेयर है सर कि ये सुबह के तख्त नशी शाम के, तो सर वही वाला हाल हम लोगों के साथ होगा। कौम को ये बीमारी हटानी पड़ेंगी। 1-2 तस्वीरों से कुछ नहीं हो जाता। तस्वीरें सर वो भी हमारी उनकी वैचारिक लड़ाई है। कौम के जज्बाती लोगों ने इसको धार्मिक लड़ाई में बदल दिया है। वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक मतभेद जरूरी हैं, मनभेद नहीं होने देंगे हम। हमारी उनसे विचार नहीं मिलते हैं, ये लड़ाई रुकेगी भी नहीं, वैचारिक तो चलती रहे। वैचारिक लड़ाई सर और रुकनी भी नहीं चाहिए। देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए सर और सोसाइटी के विकास के लिए वैचारिक लड़ाइयाँ जरूरी हैं। जब सबकी सोच कॉमन हो जाएगी तब सर देश नहीं चल पाएगा। यहाँ तक कि साइंस का भी नियम है कि विद्युत में सर प्लस और माइनस होता है। अगर दोनों प्लस हो जाएंगे सर तो लाइट नहीं मिल पाएगी हमको। तो सर उसी तरीके से धारा का प्रवाह रुक जाएगा सर, समाज का विकास रुक जाएगा अगर दोनों विचार एक जैसे हो जाए। समानता संभव ही नहीं है, प्रकृति के नियमों के सर संभव नहीं है। लेकिन सर कौम को सोचना होगा, तहकीक करनी होगी। 1-2 और सर ये जो आज एक ट्रेंड चला है कि कोई भी शख्स जो नरेंद्र मोदी की बुराई करता है, बीजेपी की बुराई करता है, उसको ये हीरो मानते हैं। कौम के लोग उसको सर हीरो क्यों बना लेते हैं। अभी हार्दिक पटेल का मसला आया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, लोगों ने उठा लिया। आज वो फिर से कन्हैया कुमार आए, विनय दुबे जी, उमर। तहकीक नहीं है, बस मोदी के खिलाफ जमकर बोल दे वो हीरो है। ये मिजाज भी बदलना है थोड़ा सा, तहकीकी नजरिया। जबकि सर ऐसे लोगों ने मुसलमानों का, भोले भाले मुसलमानों का बहुत फ़ायदा उठाया है, आर्थिक भी और मानसिक भी, दोनों, राजनीतिक भी। और सर राजनीतिक फ़ायदा उठाया है। आज वो कहाँ निकल गए हैं और हमारी कौम आज फिर से सर हाय कर रही है क्योंकि कोई ऑप्शन इसने चुना ही नहीं। इसकी कोई वैचारिक लड़ाई बन ही नहीं पाई आज तक कौम की। अब आप बयान सुनिए हमारे कौम के लीडरान की, ऐसा लगता है वो किसी जंग पे आए हैं, ऐसा लगता है कि देश में किसी जंग का माहौल है। और उनके एक भाषण से हज़ारों लाखों लोग सोशल मीडिया पे गलत इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं से डर का माहौल बना देते हैं मुसलमानों में, और डर का माहौल वो गाँव में आपको ज़्यादा दिखेगा। आप गांव की औरतें जो पॉलिटिक्स जानती नहीं थी, जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में सर जाकर वो पूछ के जाती थी कि कहाँ पे वो बस बताइए डालना है, हाँ। चले जाएं। आज वो औरतें भी खुलेआम नरेंद्र मोदी को कहती हैं, वो सब जान गई हैं कि हाँ ये मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है और मुसलमानों को हम लोग को एनआरसी आएगी, यहाँ से भगा दिए जाएंगे, फला आएगा, अब हम लोगों को ये होगा। अब डिबेट बहस लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर सालिम साहब ने जो बातें कही हैं, समझदार लोग तो समझ जाएंगे इशारे में। जो माहौल बनाया जा रहा मुल्क में, इस पर भी रोक लगने की ज़रूरत है। और कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इसको डंके की चोट पे बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आप तहकीक करें, आप दानिशमंदी से काम लें। हिकमत एक लफ्ज़ इस्लाम ने दिया था जिसका इस्तेमाल तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा। तो बहरहाल बातें तो तवील होंगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि ऐसे नौजवानों को
लाता रहूँगा, फिर मुलाकात होगी। और अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, देर से सही, मसरूफियत तो सबकी है, मेरी भी है, इनकी भी है। खुदा करे कि सब मसरूफ़ रहें, पूरा मुल्क मसरूफ़ हो जाए, सोशल मीडिया पर बकवास का मौका ही ना मिले लोगों को। लेकिन जितनी बातें कही गई हैं सालिम अलवी साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ बहुत काम की बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, बेहतर लगे तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय भी दे देंगे। उससे राय से इनको भी कुछ रास्ता मिलेगा, हमें भी कुछ रास्ता मिलेगा आपकी राय से। और हाँ, फिर वही आखिरी बात, जज्बात में आकर इधर उधर भटके नहीं और फलां और चिलां और ये और वो करके सोशल मीडिया पर भी उनको न सपोर्ट कर दें। और वह गुनाह बेलज्जत एक लफ्ज़ है, वो हो जाता है कि लेना एक न देना दो, और दुश्मन को हम जगा रहे हैं आ बैल मुझे मार, वो नहीं करना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है ठीक है, वो उसकी ड्यूटी है बोले, हम उसके हाँ में हाँ इतना न मिलाएं। और जो अब इन्होंने बात उठाई, मुद्दे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक, ये सारे फ़ायदे लिए जा रहे हैं खूब धड़ल्ले से मुसलमानों से। तो हमको तो सजग होना होगा, सावधान होना होगा। बहरहाल सजग रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, यही विनती, यही गुजारिश, और बने भी रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।